मरकज की सरजनिश। जी हां, असम में एनआरसी प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकजी हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वजारत दाखिला की पूरी कोशिश एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस को बर्बाद करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि एनआरसी के लिए मुतय्यना 31 जुलाई की मुद्दत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो रियासत के कुछ अफसरों को इलेक्शन के काम से अलग कर दे, जिससे एनआरसी प्रोसेस जारी रखने को यकीनी बनाया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि मरकजी हुकूमत एनआरसी प्रोसेस को लेकर ताउन नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि वजारत दाखिला की पूरी कोशिश एनआरसी प्रोसेस को बर्बाद करने की है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मरकजी वजारत दाखिला आसाम में एनआरसी के अमल के लिए तैनात सेंट्रल फोर्सेस को हटाने की अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यह कहना था कि फिलहाल इस प्रोसेस को रोका जाए। एनआरसी के प्रोसेस को रोके जाने की इजाजत ली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर वजारत दाखिला की जबरदस्त सरजनिश की, फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर 2 हफ्तों के लिए एनआरसी प्रोसेस में तौसीह की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और असम हुकूमत की जानिब से मरकजी फोर्सेस को हटाने की अपील को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त सरजनिश के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने फौरी बयान जारी करते हुए एनआरसी के अमल को मुकर्ररा वक्त में निपटा लेने का यानी पूरा कर लेने का दावा किया है। और इस खास मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कुछ हुआ है डेवलपमेंट के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश मरकजी हुकूमत को, वजारत दाखिला को खास तौर से, क्या इस सरजनिश के पीछे जो वजह है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, क्या वो एक वजह है? क्या इसको टाले जाने के पीछे जो हुकूमत का, वजारत दाखिला का जो इरादा था वो यही था जो सामने आ रहा है, या कुछ और था? आखिर इसको अलग अलग सियासी पार्टियों के नुमाइंदे किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ प्रबोध स्वामी हैं जो तर्जुमान है बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही रफीकुल इस्लाम है, तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन है AIUDF के, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के। तो रफीकुल इस्लाम साहब, आपका इस्तकबाल है। प्रमोद स्वामी जी, आपका भी इस्तकबाल है। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। जिस मुद्दे को लेकर किसी भी सियासी रैली में, जिस मुद्दे को भुनाने के पीछे कोई कसर नहीं बाकी रखी गई, किसी भी पॉलिटिकल रैली में जिस मुद्दे को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि एनआरसी हम लेकर मतलब सिटीजनशिप के मामले में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि मरकजी हुकूमत यानी खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वजारत दाखिला, वो इसमें कदम पीछे करना चाहता था? क्यों? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं जी, और उनके किसी भी मंतव्य के ऊपर मैं कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं देना चाहता। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, मंतव्य पे राजनीति की बात तो कर ही नहीं रहा ना। मैंने ये पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जरिए, होम मिनिस्ट्री के जरिए ये जो इजाजत, ये जो मांगी गई थी कि इसे रोक दिया जाए तत्काल, ये क्यों? नहीं, ये तो आपको तय समय सीमा में ये एनआरसी का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमारी प्रतिबद्धता का प्रश्न है, 1985 में असम अकॉर्ड हुआ और हमारी सरकार बनी 2016 में जी, और नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में। लेकिन 30-35 वर्षों तक किसी भी सरकार ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जी। 3D जो थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ठीक है, उस 3D की दिशा में डिटेक्ट तक का भी कार्य पूरा किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद 2016 में हमारी सरकार का गठन हुआ और हमने एनआरसी का जो है वो फाइनल ड्राफ्ट तक हमने रख दिया। और अब जो फाइनल एनआरसी जो है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के बाद में फाइनल एनआरसी भी जो है वो तय सीमा के अनुसार रख दी जाएगी। तो ये अभी आप कह रहे हैं ना स्वामी जी, जो बात अभी आप कह रहे हैं कि तय सीमा के अंदर रख दी जाएगी, आपने इतिहास बताया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो ना तो 84-85 का मामला है, ना 95-96 का मामला है, ना 2002 और 10 का मामला है, ये कल परसों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि 10% सैंपल लिए जाएं और बहुत से लोगों को, जेन्युइन भारतीय लोगों का नाम इसमें छूट गया था। तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी बीच में चली, 10% सैंपल का भी काम हुआ।
तो हम एक ऐसी एनआरसी चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकृत भारतीय नागरिक का नाम छूट न जाए और किसी भी विदेशी का नाम इसमें सम्मानित न हो। इस नियत पे किसी ने सवाल उठाया है क्या? सवाल सिर्फ ये है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम को लेकर कैंपेनिंग हो रही है, जिसकी तशहीर हो रही है, उसमें जो रफ्तार है उसको स्लो करने की इजाजत क्यों मांगी गई? क्या इसके पीछे यह समझा जाए कि जो हालात वहां पर मौजूदा नॉर्थ ईस्ट में हैं, खुद बीजेपी के ही कई नेता जो है उन्होंने छोटे हो या बड़े पार्टी छोड़ी है, कुछ ने यह कहा है कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे, इस पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रमोद स्वामी जी, थोड़ा आपको मौका दिया, मुझे रफीकुल इस्लाम जिससे भी सवाल करना है। रफीकुल इस्लाम साहब, इसके पीछे क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का क्या मतलब निकाला जाए? कदम पीछे हटाने के पीछे क्या मतलब निकाला जाए एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात सिर पर हैं? देखिए, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के निगरानी में ये एनआरसी का काम चल रहा है और कल जो होम मिनिस्ट्री को फटकार लगाया, ये सिर्फ कल ही नहीं, इससे पहले कई दफा स्टेट और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को फटकार लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये एनआरसी का काम आसाम में जो बीजेपी सरकार 16 में आई है तब से शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 2008 से ही इसका कूचकावाज शुरू हो गया था। 2014 जब आसाम में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त ये काम शुरू हुआ। 14, 15, 16 में बीजेपी की सरकार आई। कांग्रेस ने भी इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं दिया और बीजेपी भी इसकी कायदे से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आसाम रिकॉर्ड कब हुआ था? 1985 में नहीं हुआ था क्या? देखिए सुनिए, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। प्रमोद जी, आप कांग्रेस को पूछ लीजिए, कांग्रेस को पूछ लीजिए, इससे पहले भी एजीपी बीजेपी आए, ये ना बीजेपी ने शुरू किया ना कांग्रेस ने शुरू किया। देखिए, बात सुनिए प्लीज, बात करने दीजिए। बोलिए। हाँ, बात करने दीजिए मुझे। ये ना किसी सरकार ने शुरू किया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम हो रहा है। कोई भी सरकार आए, तो सरकार ना भी रहे, राष्ट्रपति शासन हो, तब भी कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। प्रमोद जी थोड़ी देर उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो रफीक भाई ने एक बार भी नहीं बोला। अब प्रमोद जी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा उनको बोलने दीजिए, फिर क्रॉस कीजिएगा। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। आप जी देखिए, अभी जो डिले करने का जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, उसका वजह यही है कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जी जो अभी पार्लियामेंट में लाके उसको पास किया है, राज्यसभा में वो अभी लटका हुआ है। अब उसको पास करने की बीजेपी लोग कोशिश कर रहे हैं और जिस वजह से आसाम में आग जल रही है, और वो है 71 के बाद 14 तक जो बांग्लादेश से हिंदू लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। जबकि आसाम एकॉर्ड की बात ये प्रमुख साहब कह रहे हैं, आसाम एकॉर्ड में है 71 के बाद जो भी आएगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो विदेशी होगा, आसाम में नहीं रहेगा। लेकिन ये लोग आसाम एकॉर्ड को वायलेट करके, उसको तोड़ मरोड़ करके, उसकी बेइज्जती करके उसको खत्म करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके, संविधान के खिलाफ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 71 के बाद टिल टुडे जो हिंदू लोग बांग्लादेश से आए हैं उसको सिटीजनशिप देना चाह रहे हैं। अब अभी वो बिल नहीं पास कर सके। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू ही है, उसमें जो नाम है उसमें पारसी भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें बौद्ध भी है। अगर कोई नहीं है तो मुसलमान उसमें नहीं है। आप किसी एक का नाम मत लीजिए, लेकिन हाँ ये आप कहिए कि उसमें मुसलमान नहीं है। प्रमोद भाई ने अभी जो बातें कही वो सही कही कि एनआरसी जो अकॉर्ड है, आसाम अकॉर्ड 1985 का है। प्रमोद जी, मैं आपसे आपकी बात सुन रहा था। सवाल अब ये पैदा होता है कि आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं या आसाम अकॉर्ड का सहारा लेकर उसमें कोई एक दूसरी चाल है? विशाल साहब, देखिए, विशाल इसके साहब पहले जो रफीकुल इस्लाम साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा आसाम अकॉर्ड की बात कही, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो एक बात भूल गए कि 1955 का सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है। भारत का विभाजन 2 नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था और 1955 का सर वो थ्योरी पुरानी है। आप उस थ्योरी पे अभी आप जाएंगे, उस थ्योरी के बाद बहुत सारे ऐसे कारनामे और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हुए हैं जिसमें आपने कई लोगों को, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने इसमें ऐसे लोगों को आने दिया है जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, आप ये हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर क्या है? यू नो दिस, आवर्स इज अ फेडरल एंड इज अ सेक्युलर गवर्नमेंट। प्रमोद जी, उस पर आप बात मत कीजिए। मेरा सवाल यहां पे फिलहाल ये है, ये एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, उसका जो उसकी जो मिजाज है, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि क्या वाकई ये चुनाव के मद्देनजर ये उठाया जा रहा कदम?
क्या ये चुनाव के मदद कदम उठाए ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में जो बेचैनी है उसको फिलहाल थामा जा सके, रोका जा सके? 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अगर संशोधन कर प्रमोद जी अभी एक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, चुनाव से जोड़ेंगे प्रमोद जी अभी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं ना, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी। अभी यहां पे सिर्फ बात इतनी है कि जो भी आपने तय किया उस पर आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस सुप्रीम कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी? प्रमोद जी सवाल इसका है, पटेल जी ने क्या किया था? उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनका जिक्र अभी मत कीजिए। अभी क्या हो रहा है? अभी मौजूदा दौर में जिस बात को लेकर पूरा कैंपेन किया जा रहा है और उस कदम से आप पीछे हटा रहे हैं, जो इस मुद्दे पे सियासत कर रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा से खेल रहे हैं। प्रमोद जी सवाल तो उसी पर है ना, आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हैं? सवाल इस पर है, क्यों पीछे हटा रहे हैं कदम? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो एनआरसी को बर्बाद करना चाहता है? ये कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए जनाब मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक संस्थाओं में आस्था रखती है। कांग्रेस पार्टी ने तो इसके पहले जो यहां से बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही। प्रमोद जी प्लीज मुद्दे पर रहिए ना, फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अभी रफीक भाई मैं आपसे, रफीक जी मेरा सवाल आपसे, रफीकुल इस्लाम जी मेरा सवाल आपसे है, क्या नॉर्थ ईस्ट में जो बेचैनी है इस मामले को लेकर, जो कट ऑफ मार्क है 71 और 2014 वाला, क्या इस बेचैनी को लेकर के जो वहां पर विरोध दिख रहा है उसको शांत करने के लिए फिलहाल जो एक कदम पीछे हटाने की कोशिश थी? क्या मेरा सवाल है ये। रंजन गोगोई साहब ने व्यक्त की है उसका हम निराकरण करेंगे। और जो देखिए ये होम मिनिस्ट्री के जो चाल है, आसाम सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके वो जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको बसाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, आसाम में खासतौर से बांग्लादेशी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो एनआरसी का काम हुआ है 2014 से 19 तक, इतनी मेहनत देखिए 2014 से इतनी मेहनत हुई, हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए। अगर बांग्लादेश से लोग लाके आप इसमें भरोगे तो ये रद्दी के कागज का टुकड़ा हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा एनआरसी का। तो ये होम मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ये चाहती है, एनआरसी को बूमेरंग करना चाहती है, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। और जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं 14 तक, उनको बसाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है कि आप धर्म के नाम पर किसी को सिटीजनशिप दे और किसी को आप ना दे। अब अगर यही कहना जी बोलिए। बात हुआ था जब आईएमडीटी एक्ट सर्बानंद सोनोवाल जी ने स्क्रैप किया था, तब बांग्लादेशियों के संरक्षण के लिए आपकी पार्टी खुली है। आप क्या बात कर रहे हैं? आसाम के बचाने की बात कर रहे हैं आप। प्रमोद जी, रफीकुल इस्लाम जी, मेरा आप दोनों से ये गुजारिश है, आग्रह है मेरा कि हम बैक साइड में ना जाएं। मैं आपको ही कह रहा हूं कि जो कदम वजारत दाखिला ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बढ़ाया है, उस कदम को रोकने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट को क्यों यह कमेंट देना पड़ा कि ऐसा लगता है कि वजारत दाखिला एनआरसी को बर्बाद करना चाहता है? क्यों? मेरा सवाल ये है। देखिए मैंने इसके पहले भी कहा कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे हमारी आस्था है, उसके हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। फिर आप कांग्रेस में चले गए। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जवाब देने के लिए मैं किसी को बुला लूंगा ना, कांग्रेस वाले को। मिश्रा के खिलाफ बीजेपी का जवाब महाभियोग लाने की बात, सत्ताधारी पार्टी उसका जवाब चाहिए ना प्रमोद जी। सड़क का गुंडा उन्होंने बताया था। प्रमोद जी मुझे सत्ताधारी पार्टी का जवाब चाहिए। सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपसे जवाब चाहिए मुझे। सीमा में हम एनआरसी प्रकाशित करेंगे, बस आप वही बोलेंगे जो आप सोच के आए। मैंने आपसे सवाल पूछा है सर, मेरा सवाल ये है कि इस रफ्तार को स्लो क्यों किया जा रहा था? क्या नॉर्थ ईस्ट में जो बेचैनी है उसको लेकर क्या चीज, किस चीज की बेचैनी है? बहुत तरह की बातें, अगर 1955 हो रही है, 11 बढ़ा के 2014 तक करना, अगर हम 6 बरस कर रहे हैं, और रफीकुल इस्लाम साहब जो बोल रहे थे कि सारे बांग्लादेशी जो है वो आसाम में आ जाएंगे, कहां लिखा है इसमें? ये जो बिल है ये तो पूरे भारत वर्ष के लिए है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर करके इन्होंने लोगों को भड़काया है। ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 90 लाख लोग आएंगे। कहां से 1 करोड़ 90 लाख लोग आएंगे? ठीक है, अच्छा 31 मार्च 2014 के बाद तो किसी को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये बात भी, इस बात का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो कानून है ये पूरे भारत वर्ष के लिए है, और असम की जो भी
संस्कृति है, भाषा है, उसके संरक्षण के लिए 6 नंबर दफा जो असम एकॉर्ड में जिस बात का उल्लेख किया है, 6 नंबर दफा के तहत हम असम की भाषा, संस्कृति, कला को हम संरक्षण प्रदान करेंगे। ये बात भी राजनाथ सिंह जी ने कही है। ठीक है, लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। प्रमोद जी आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा लगा, आपने सारी बातें बताएं, लेकिन ये सारी बातें जनता जानती है। आवाम के सामने सिर्फ एक सवाल है कि जब आपके पास इतना बड़ा और इतना मुख्य उद्देश्य है तो आप अपने कदम पीछे क्यों रोक रहे थे? सवाल मैं फिर वही कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल कदम हम पीछे नहीं रोक रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कदम पीछे, ये मुझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है सर। खोज रहे हैं विदेशी मुक्त प्रदर्शन, ये मुझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है प्रमोद जी, ये मुझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है। प्रतिबद्धता है प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, यह बात मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उसको ऐसा लगता है कि एनआरसी को बर्बाद करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट बता रहा हूं आपको, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। सवाल इस पे है कि क्या वाकई इलेक्शन के दौरान वाकई जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात किए गए उनकी इतनी सख्त जरूरत है? क्या उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं है? सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसी पे तो जवाब मांग रहा हूं ना आपसे। आप ये बताइए कि हाँ, इसमें कितने नंबर्स को यहां से वहां ट्रूप्स को भेजना पड़ता है, क्या उसके क्या विकल्प है, नहीं है? चुनाव संपन्न करवाने के लिए तो सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी जी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सर्वोच्च संस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पार्लियामेंट्री फोर्सेज की आवश्यकता होगी, और सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विषयों पे मंतव्य नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर जानता होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मुल्क में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सियासत से अलग हो, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, यहां पे सवाल सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी है ना प्रमोद जी, वो थोड़ा सख्त इस बारे में है कि ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको बर्बाद करना चाहता है। ये सवाल उठ रहे, इसीलिए विषय बार बार आ रहा है कि क्यों इसके पीछे। आपने इस बात को पहले माना था प्रमोद जी कि जो नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका एक कारण यही बताया जा रहा था, जो कट ऑफ मार्क है उसको आप 1971 से आगे बढ़ा के 2014 तक जो कर रहे हैं, इसको लेकर वहां प्रोटेस्ट है। वहां प्रोटेस्ट किसी बात को लेकर नहीं है कि कौन हिंदू आएगा, कौन मुसलमान आएगा, कोई पारसी आएगा, कौन बुद्ध आएगा। तो क्या इस उबाल को या वहां जो बेचैनी है उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा इस पर रोक लगाने की कोशिश थी? ये सवाल है, जवाब आपका चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति या संगठन इस विषय में कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो गणतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, अहिंसात्मक रूप से अगर कोई भी आंदोलन करता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि राजनीति में विरोधी पक्ष की भी आवश्यकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आंदोलन के नाम पर जो विभिन्न समुदाय के बीच में जो भाईचारा है, प्रेम है, वो विनष्ट नहीं होना चाहिए। और हमने सिर्फ यही किया है कि 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट है जो नेहरू जी ने बनाया था, उसमें 11 वर्ष के बाद नागरिकता देने की बात की थी, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के तहत जो भारत वर्ष में आए हैं। हमने उस अवधि को सिर्फ 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष किया है जी। रफीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रफीकुल साहब, वक्त कम है, फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सख्त जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, इसके पीछे की बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही। आप लोग दोनों पीछे की बातों को कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के पीछे की बात क्या है? क्या नॉर्थ ईस्ट की बेचैनी हुकूमत को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि वहां जो बेचैनी है उसको थोड़ा शांत करने का शायद एक तरीका हो? मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए इसके पीछे की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ गई है कि ये डिले टैक्टिक्स, इसका मतलब यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके वो जो 71 के बाद 2014 तक जो लोग यहाँ आसाम में आए हैं, लाखों जिसका तादाद है बंगाली हिंदू, उनको बीजेपी सिटीजनशिप देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट 71 के आधार पर यह काम शुरू किया है और काम इतना दूर तक चला है। अब उसको फिर अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गई तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा एनआरसी का। सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आ गई और बीजेपी इसको डिले करना चाह रहे हैं। जी बोलिए। लगता है फिर से उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बहरहाल प्रमोद जी, अभी ये बात जो कह रहे थे रफीकुल जी जो कह रहे थे, क्या इस बात पे आपका क्यों प्रतिक्रिया है? आप इस पे मानते हैं कि उनका जो कहना है वो सही है?
एआईडीएफ जो पार्टी है, इसका जन्म ही जब अभी वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री है जी सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने आईएमडीटी एक्ट था जो बांग्लादेशियों के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, और उस आईएमडी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाकर करके केस फाइल कर करके आज वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने आईएमडी एक्ट को स्क्रैप करवाया था, और उसके बाद में एआईडीएफ का जन्म हुआ था। तो जिस पार्टी का जन्म ही बांग्लादेशियों के संरक्षण के लिए हुआ, उस पार्टी की किसी भी टिक्का टिप्पणी का मैं क्या उत्तर दूं? तो हमारी जो सरकार है वो संविधान के दायरे में कोई कांग्रेस का नेता है नहीं, विकास की नीति यहाँ कोई कांग्रेस का नेता नहीं है, तो आप क्यों कांग्रेस से पीछे पड़े हैं? यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है मामला। दरअसल यहां अभी कांग्रेस का कोई नेता हमारे बीच है नहीं, और आप लगातार कांग्रेस के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस से कोई नहीं यहां डिफेंड करने को। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था कि जो तय समय सीमा है, जिसका बाद में फिर राजनाथ सिंह ने खुद इस बात को कहा है कि समय सीमा जो तय की गई है, वक्त मुकर्ररा, उसमें ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो ये सख्त टिप्पणी जो आई थी उसके बाद उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस वक्त पे पूरा होगा। और जो एक बेचैनी है नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर से इसको लेकर, उसमें कट ऑफ मार्क को भी लेकर के लोगों का सवाल उठ रहा है, ये तमाम मसलों का कोई पुरसुकून हल निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ इस मुबाहिसे में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।